थोड़ा डिले होता है तो बच्चे लोग घबराने लगते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी लोगों को थोड़ा विलंब हुआ है 5 मिनट। शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, कल हम लोग पढ़ रहे थे बेटा भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुसार कुछ शक्तियां हैं, कुछ उनके पास पावर हैं। लेकिन पहले मैंने बताया था कि जो भी राष्ट्रपति के पावर है वो कहने के लिए है बेटा। वास्तव में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास न होके प्रधानमंत्री के पास है, वो व्यवहार में हम लोग देखते भी हैं। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। अब समस्या यह है कि वो शक्ति राष्ट्रपति अपने ढंग से प्रयोग नहीं करेगा। ये सारी शक्ति राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री कोई शक्ति है नहीं। बस संविधान में एक आर्टिकल, अनुच्छेद लिख के राष्ट्रपति को फंसा दिया गया। लिखा गया कि सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन कोई भी कार्य राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा। क्लियर है? वो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद जो बनी है उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। काम करना है राष्ट्रपति को, लेकिन करेगा वैसा जैसा प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि शक्ति वापस तो प्रधानमंत्री में चली आई। मैं आपसे कहूं कि इस जिले का एक डीएम होगा, हर कार्य डीएम करेगा, लेकिन डीएम वही करेगा जो आप कहोगे। तो इसका मतलब क्या है कि सारी शक्ति आप में चली गई। वो खाली कहने के लिए डीएम है, क्योंकि हर काम करने के पहले वो आपसे पूछेगा। आप कहेंगे हाँ करो तो करेगा, आप कहेंगे नहीं तो नहीं करेगा। तो उसका खाली नाम रह गया बेटा। सारी शक्ति किसके पास चली गई? आपके पास चली गई। वैसी हाल है बेटा राष्ट्रपति का। तो मैंने कुछ चर्चा किया है बेटा, बांट के बात की है। कुछ लास्ट में मैंने रोका होगा आपसे, थोड़ा रुक जाइए। अन्य वेरी गुड, ध्यान से सुनना। क्या भारत का राष्ट्रपति कभी अपनी बुद्धि से काम कर सकता है? नहीं, उस पर विचार करना है बेटा, इसीलिए तो गंभीर मामला है। संविधान ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने मन से नहीं करेगा। वो हर कार्य प्रधानमंत्री की परामर्श पे करेगा। जो वो कहेंगे वो करेगा। ऐसा लिखा है बेटा, ऐसा लिखा है। इसीलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति बेकार है। अरे भाई, कहीं राष्ट्रपति दिखता है? रोज तो मोदी साहब ही दिखते हैं यहाँ वहां, जहां देखो, टीवी से लेकर अखबार तक, क्योंकि सारी शक्ति इनके पास है ना। ये जो कहेंगे राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति को मजबूरी में वो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं बेटा कि हमारे संविधान में कहीं कोई ऐसी जगह है जहां राष्ट्रपति अपने बुद्धि से भी काम कर ले, यानी प्रधानमंत्री का इंतजार ना करे? एक्चुअल में ये ज्यादा पूछा गया है आपसे कंपटीशन में, क्योंकि हम लोग नॉर्मल शेड्यूल पे जो पढ़े हैं, अब यही हमारा काम तो था खत्म। भाई, पढ़ने लिखने का किताब वाला काम जो हम लोगों ने कल तक पढ़ा, वो काम हो गया फिनिश। अब जितना अब तक हम लोगों ने पढ़ा, इसमें तो कहीं ये नहीं दिखा कि राष्ट्रपति कोई काम अपनी बुद्धि से कर सकता है। लेकिन कुछ जगह बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है कि राष्ट्रपति कुछ काम अपने बुद्धि से कर लेता है। तो ध्यान से सुनना, हम कुछ बोल रहे हैं उसके बाद ही लिखना उखना होगा। ऐसी स्थिति तब आती है बेटा जब लोकसभा का चुनाव हो, है ना, सरकार बन जाए कोई, और चलती हुई सरकार बीच में गिर जाए। सरकार कैसे गिरती है? जैसे बारिश वारिश हो गई, फिसलन हो गई? नहीं, सरकार गिरने का मतलब है कि लोकसभा में अल्पमत में आ जाए। बोल नहीं रहा बेटा, जिसकी बहुमत में रहती है उसकी सरकार रहती है ना। तो ये हो सकता है कि भाई जैसे मोदी जी हैं, ऊपर वाला ना करे, सरकार अच्छी भली चल रही है, बीच में इनके पार्टी के कुछ लोग हट गए होते, ये अल्पमत में आ जाते, फिर लोकसभा में इनका बहुमत नहीं रहता, फिर इनकी सरकार गिर जाती। बोल नहीं रहे? तो सरकार गिर जाती तो क्या देश प्रधानमंत्री के बिना रहता? ध्यान से सुनना, सरकार गिर जाए, अल्पमत में आ जाए, लेकिन देश में प्रधानमंत्री हर हाल में रहेगा। लेकिन उस समय राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी से कहते, मोदी जी आप तब तक प्रधानमंत्री बने रहिए जब तक कि अगली व्यवस्था नहीं हो जाती। लेकिन संवैधानिक रूप से इनके पास बहुमत तो नहीं है।
वो तो राष्ट्रपति ने कहा कि भाई आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहिए जब तक कोई अगली व्यवस्था नहीं हो जाती। ऐसी दशा में प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जब सरकार अल्पमत में आ जाए तो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री जरूर रहेगा, कार्यवाहक मंत्रिपरिषद जरूर रहेगी, आखिर देश कैसे चलेगा। लेकिन उस प्रधानमंत्री और उस मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। जब ये कुछ कहेंगे करने के लिए तो फिर अपने बुद्धि से सोचेगा कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर उसको लगेगा ठीक है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक जगह मिल गई जहां वो अपने बुद्धि से प्रयोग कर सकता है, दूसरी जगह भी मिलती है उसको। लोकसभा का चुनाव हो, अभी होगा 2024 में, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, यानी किसी पार्टी को इतनी सीटें ना मिले कि वो सरकार बना ले। हाँ, बड़ी छोटी पार्टी तो बनेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। तो ऐसी लोकसभा को संविधान की भाषा में बोला जाता है त्रिशंकु संसद। क्या कहा जाता है बेटा? त्रिशंकु संसद। अधर में लटक गया, न इधर न उधर, यानी बहुमत नहीं मिला। इंग्लिश में इसको बोला जाता है हंग पार्लियामेंट। क्लियर है बेटा? जब त्रिशंकु संसद बन जाएगी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति किसको बुलाए प्रधानमंत्री पद के लिए? बोल नहीं रहे हो बेटा? अरे सुनना है नहीं, ऐसे थोड़ी पहले आओ पहले पाओ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे समझिए, जैसे लोकसभा का जब चुनाव होता है बेटा, अभी 2024 में होगा। अच्छा, लोकसभा तो समझते हो ना बेटा? ये नए वाले बच्चे से पूछ रहे, लोकसभा समझते हो? देश की एक संसद है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इनके सदस्यों को हम लोग क्या बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बेटा? एमपी। एमपी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है ना बेटा? तो जाहिर सी बात है कि सरकार वो बनाएगा जिसका लोकसभा में कुल इस समय होते हैं बेटा 545 एमपी। तो अब जाहिर सी बात आप देख ही रहो कि 500 का आधा हो गया लगभग। अरे 250 भाई, और इसको 50 मान लो तो 25, यानी लगभग 275 के आसपास अगर लोकसभा की जिनकी सीट होगी, जिस पार्टी ने सीट जीता होगा वही सरकार बनाएगा। बोल नहीं रहा बेटा? क्योंकि तभी ना बहुमत होगा बेटा। मान लीजिए कोई पार्टी 200 के ऊपर निकली ही नहीं, कोई पार्टी 150 सीट जीती, कोई पार्टी 180 सीट जीती, कोई पार्टी 200 सीट जीती, कोई 200 के ऊपर निकला ही नहीं, तो अब सरकार तो कोई बना नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 272-73 सीट चाहिए ना। बोल नहीं रहे? तो उतनी सीट तो मिली नहीं। अब क्या होगा? अब क्या करे राष्ट्रपति? अब राष्ट्रपति के पास यह है कि वो जिसको चाहे उसको बुला ले कि आइए प्रधानमंत्री बनिए। ऐसी दशा में फिर वो अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। संविधान ये नहीं कहता कि जो सबसे बड़ी वाली पार्टी है उसको बुला लीजिए, या कुछ भी उसके ऊपर निर्देश नहीं है। बस वो समझेगा कि जो इधर उधर करके सरकार बना पाए उनको बुला के हम सरकार बना लें। वहां भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, लेकिन तब जब किसी को अस्पष्ट बहुमत न मिला हो। तो 2 स्थितियां दिख रही हैं। पहला कि चलती हुई सरकार गिर जाए। क्लियर है? कैसे गिर जाए? फिसल के गिर जाए? नहीं, गिरने का मतलब हम लोग अपना गिरना नहीं, जैसे हम लोग गिर उड़ जाते हैं तो वो अलग चीज है। गिरने का मतलब अल्पमत में आ जाना, यानी सरकार के पास जो बहुमत का आंकड़ा है उससे आंकड़ा कम हो गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि सरकार गिर गई, है ना? वो गिरने से, हम लोग के गिरने से कोई तुलना नहीं है। चलो एक आप लोगों को एक मजेदार वाक्य बताते हैं। अब बारिश वारिश होती है, अभी तो मौसम आ ही रहा है, बारिश हो रही थी, तो क्लास का शेड्यूल था, बारिश होने लगी। मैंने क्लास का भी समय था, तभी बारिश होने लगी, तो बच्चे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना।
मैं बाहर खड़े होकर देख रहा था कि भाई बच्चे, बारिश कुछ हल्की हो तो बच्चे आए हुए हैं, तो थोड़ी सी हल्की हुई तो एक बच्ची इधर जो ट्रांसफार्मर है ना, वहां थोड़ा एक सड़क से ऊंचाई से चढ़ के आना होता, उधर से आ रही थी बच्ची, गिर गई, ठीक है, फिसल गई। वो गिरने के बाद सबसे पहले वो मुझे देख रही थी, सर देख रहे हैं, तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार दुर्भाग्य से मैं देख ही रहा था, लेकिन मैं जल्दी से दूसरी ओर देखने लगा कि इसको ये ना लगे कि मैंने देख लिया। तो अब उसको तो लगा होगा कि सर देख लिए। खैर वो उठ के आई तो थोड़ा आंसू आंसू हल्के फुल्के, हम कहा रो क्यों रहे हो? तो मैंने इसमें रोने वाली कौन सी बात है भाई? तो उसने कहा सर हम गिर गए। हमको तो कोई गिर जाता, हम भी गिर जाते हैं, हम तो सड़क पे बाइक वाइक लेके गिर जाते हैं कभी कभी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तो कह रहे सर आप भी देख लीजिए। तो हमने कहा हद हो गई, पूरी दुनिया देख ले कोई परेशानी नहीं, मैं देख लूं ये परेशानी है। तो उसको थोड़ा सा एक गिल्टी कॉन्शियस फील हो रहा था कि गिर गए तो सर देख भी लिए। हाँ, कोई जानने वाला ना देखे तो कोई परेशानी नहीं, यही सब होता है। बहरहाल लिखे बेटा, अब लिखना शुरू करो। निम्न दो स्थितियों में, निम्न दो स्थितियों में राष्ट्रपति, निम्न दो स्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का, विवेक माने बुद्धि का, निम्न दो स्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न दो स्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। विवेक मान जानते हो बेटा? हाँ, इसको संविधान की भाषा में कहा जाता है डिस्क्रिशनरी पावर। माने संविधान की भाषा में इसको बोला जाता है डिस्क्रिशनरी पावर, हिंदी में इसको कहते हैं विवेकाधीन शक्ति। ठीक है बेटा, लेकिन इंग्लिश में उसको टर्म जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है डिस्क्रिशनरी पावर, माने एक ऐसा शक्ति जिसमें व्यक्ति अपना काम, लिख दे बेटा बोर्ड पे, डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है, विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, संविधान में राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन मौकाए वारदात पे जब घटनाएं होने लगती हैं, उन घटनाओं से उसको डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाता है, अपनी शक्ति का प्रयोग वो कर लेता है, अदरवाइज संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो कैसे कर लेता है? एक चीज बताइए, बहुमत की सरकार के मंत्रिपरिषद को परामर्श मानने के लिए बाध्य है ना राष्ट्रपति? अल्पमत की सरकार के परामर्श को मानने के लिए थोड़ी बाध्य है। कोई सरकार अल्पमत में आ गई और अगले दिन वो राष्ट्रपति को परामर्श दे रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दीजिए पूरे देश में। अभी कौन भरोसा, अपने तो हार ही गए, सरकार गिरी गई और राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं कि आप पूरे देश पे आपातकाल लगा दीजिए। नहीं लगाएगा, वो कहेगा तुम्हारे पास ये कहने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? तुम बहुमत में नहीं हो भाई, और बहुमत में आप है नहीं, इसलिए वैधानिक रूप से आपकी बात को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। अगर ठीक कहोगे तो मान लेंगे और अनाप शनाप बोलोगे तो नहीं मानेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ध्यान रखना, अगर बहुमत की सरकार है और वो अगर राष्ट्रपति से कहती कि आपातकाल लगाइए, वो लगा देगा, एक सेकंड नहीं सोचेगा, क्योंकि बहुमत की सरकार है, अब उनको नहीं सोचना है। लेकिन खुद ही सरकार अल्पमत में है, वैधानिकता उनके पास है ही नहीं है, वो राष्ट्रपति की रहमो करम पे प्रधानमंत्री बने हुए हो, तो फिर आपकी बात सुनने के लिए राष्ट्रपति क्यों बाध्य है? वैधानिकता आपकी सरकार में है ही नहीं, कल को बोल देगा आप जाइए दूसरे को बुलाते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पास आपके पास वैधानिक शक्ति नहीं है। वो तो मजबूरी में काम चलाने के लिए राष्ट्रपति ने कह दिया कि भैया कुछ दिन काम चला लीजिए, इसलिए उनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लिख लें, जब सरकार गिर जाती है, तो गिर जाती ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, अल्पमत में आ जाती है तो, जब सरकार गिर जाती है अर्थात क्या बेटा, अल्पमत में आ जाती है, तो ऐसी दशा में
समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले जो हमारे मित्र हैं, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। हाँ, जब सरकार गिर जाए या अल्पमत में आ जाए तो राष्ट्रपति कार्यवाहक प्रधानमंत्री की, कार्यवाहक माने बेटा टेम्पररी, काम चलाने के लिए, ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? कार्यवाहक मतलब ये कि जब तक व्यवस्था नहीं हो जा रही है, नए प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, चुनाव नहीं हो जा रहा है, तब तक आप देश का काम चलाइए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री के बिना यह देश एक सेकंड नहीं रह सकता, चाहे वो बहुमत वाला हो चाहे वो अल्पमत वाला हो, प्रधानमंत्री होना पड़ेगा। कैसे देश चलेगा बेटा? तो अब यहां समस्या तो होती है कि अगर अल्पमत में आ गया कोई सरकार, गिर गई सरकार, तो फिर तो कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा ना। तो उपाय यही होता है कि अमूमन जो प्रधानमंत्री पहले रहता है, अगर जिससे सरकार गिरी होगी, राष्ट्रपति अमूमन उसी से कह देता है कि भाई थोड़े दिन के लिए और काम संभाल लीजिए, लेकिन अब आपके पास नैतिक रूप से प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है, हम कह रहे हैं कि आप कुछ दिन के लिए बने रहिए ताकि देश का काम चल सके जब तक अगला प्रधानमंत्री ना आ जाए। एक चीज बताइए, वो जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है, वैधानिक रूप से उसके पास शक्ति तो नहीं होती, वो तो बस ये है कि राष्ट्रपति की रहमो करम है, राष्ट्रपति की मर्जी है, जो उसने कह दिया तो उसकी बात को मानने के लिए क्यों बाध्य है? जो वैधानिक है ही नहीं है उसकी बात को मानने के लिए क्यों बाध्य होगा? नहीं होगा। लिख लें। हाँ, लास्ट लाइन बोलो बेटा, क्या लिखा? कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, साथ ही कार्यवाहक मंत्री परिषद भी होती है। अकेले प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे? तो मंत्री परिषद भी चाहिए ना बेटा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए। मंत्री परिषद क्या कहते हैं बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, लिख लो। तथा कार्यवाहक मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? ऐसी दशा में राष्ट्रपति, आगे बेटा, ऐसी दशा में राष्ट्रपति इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है बेटा? यहां वह अपने विवेक का, डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करता है। यहां वह अपने विवेक का या डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करता है। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? बोले? भाई राष्ट्रपति की परेशानी यह है, वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के परामर्श पे काम करेगा, लेकिन ये उनके लिए बनाया गया है बेटा जो वैधानिक रूप से बहुमत की सरकार बनाए हो। अब आपकी सरकार तो गिर गई, सही मायने में तो आपको घर चले जाना चाहिए। अरे जब सरकार गिर गई, अल्पमत में आ गए, तो आप प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं रखते। लेकिन राष्ट्रपति की मजबूरी यह है कि उसको पता है कि प्रधानमंत्री के बिना देश नहीं चल सकता, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट कर लेता है कि भैया घर मत जाइए, रुकिए रुकिए थोड़ा। तो पूछते अब क्या रुके, अब क्या बचा है? कहते बचा है जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता, चुन नहीं लिया जाता, तब तक आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करिए। ये जो काम वो कर रहे हैं उसके पास उनकी वैधानिकता नहीं है, ये राष्ट्रपति की मर्जी है। राष्ट्रपति किसी और को भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना सकता था, कोई कुछ कर नहीं लेता। बोल नहीं रहे हैं? अरे भाई, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई बाध्यता है राष्ट्रपति की? किसी को बना दे, XYZ को। और उनको इसलिए बना देता है कि वो लोग चूंकि शासन कर रहे थे तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कौन सा काम कैसे चल रहा है, कहता है भाई थोड़े दिन और संभाल लीजिए।
और उसी बीच में आप अंड बंड परामर्श देने लगे राष्ट्रपति को कि जो लोग हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया जाता था आदेश जारी करिए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अरे अंड बंड आप परामर्श नहीं दे सकते, और अगर देंगे तो राष्ट्रपति किसी कीमत पर नहीं मानेगा, ना ही वो मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि संवैधानिक रूप से आपका परामर्श उचित है ही नहीं। क्लियर है बेटा? एक कंडीशन समझ में आई बेटा? कब? जब एक सरकार अल्पमत में आ जाए तो ऐसी सरकार के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर ऐसी परामर्श को क्या निर्णय लेगा? अपनी बुद्धि से निर्णय लेगा कि मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए। तो जगह पा गया ना, एक जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की। एक जगह और लिखो, वो नाम जरूर लिखना बेटा। इवन आईएएस में पूछा गया कि त्रिशंकु संसद क्या है, खाली यही पूछा कि हंग पार्लियामेंट किसे कहते हैं। हंग माने लटकती हुई पार्लियामेंट। अरे भाई जब फांसी दी जाती है तो हैंग बोला जाता ना, हैंग। तो हंग पार्लियामेंट किसे कहते हैं? वो लटक गई, हाँ, ठेठ भाषा में, यानी ना वो इधर हो पाई ना उधर हो पाई, यानी किसी पार्टी को सदन में बहुमत नहीं मिल पाया। तो ऐसी संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद कहते हैं। कोई डाउट बेटा? पूछो, क्या पूछ रहे थे? हमसे पूछो। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। त्रिशंकु संसद में ऐसा नहीं कि सरकार नहीं बनती, बनती है, तब जोड़ तोड़ वाली बनती है। जैसे अटल जी की 13 दिन सरकार चली थी, फिर 13 महीने चली, फिर कांग्रेस की पूरी सरकार जो चली, 2-2 रिजिम चला ना, मनमोहन सिंह, सब त्रिशंकु संसद थी। कांग्रेस को बहुमत नहीं था। लोग इस पर नजर नहीं रख पाए बेटा। इसमें 8-8, 9-9, 10-10 पार्टियों की सरकार, सहयोग से सरकार बनती है। किसी पार्टी को स्पष्ट, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अब जाके देखना डेटा, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे बेटा, तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था लोकसभा में। थोड़ा बहन जी से सहयोग लिया था, थोड़ा मुलायम सिंह से भी सहयोग लिया था। तो सारे लोगों से सहयोग जब आप ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो ऐसे संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिशंकु संसद। सरकार बनती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं बनती, बनती तो ही है। अरे भैया ये लोग चुनाव लड़े हैं, 20-20, 25-25 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? वो इधर उधर करके सरकार तो बनवा ही देंगे। हाँ, ये है सरकार बनवा के रोज धमकाते रहेंगे कि मेरे हिसाब से काम अगर नहीं हुआ तो गिरा देंगे सरकार। यही सब चलता रहता है। अटल जी की सरकार गिरा ही दिया लोगों ने ना। अरे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, नहीं करेंगे समर्थन, और सदन में जब सिद्ध हुआ बहुमत तो वापसी हो गई, तो सदस्य है ही नहीं, अल्पमत में आ ही जाएंगे। तो कोई एक बार थोड़ी हुआ है बेटा। अरे शुक्र मनाओ कि पिछले 10 साल से ठीक ठाक चल रहा है, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। ये पिछली बार हुआ था, इस बार चल रहा है। इसके पहले जो है ना, लगभग 10-15 सालों से यही ड्रामा चल रहा था देश में कि बन रही थी त्रिशंकु संसद और सब जोड़ तोड़ के सरकार बनती थी। अब ऐसी सरकार मजबूत नहीं होती। कैसे मजबूत होगी बताओ बेटा? 18 पार्टी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने हो, अब सबका सुनना पड़ेगा ना। नहीं सुनोगे तो गिरा देंगे सरकार, यही रोज धमकाते हैं, और गिरा ही दिया। अटल जी की सरकार को वो कम्युनिस्ट पार्टी ने गिरा ही दिया, कह दिया हम समर्थन नहीं देंगे आपको, वापस ले रहे हैं समर्थन। तभी होगा कि बहुमत सिद्ध करिए। अब कहां से सिद्ध करेंगे? जो मदद कर रहे थे वही हट गए, तो बहुमत कहां से सिद्ध होगा? गिर गई सरकार, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये कोई ऐसा नई घटना नहीं है, लेकिन शुक्र मनाइए देश को सद्बुद्धि आई कि बहुमत से सरकार बना, क्योंकि बहुमत से जब सरकार बनती है ना बेटा, तो मजबूत होती है, वो किसी की नहीं सुनती। ऐसा नहीं कि बीजेपी के सहयोगी नहीं है, अरे बीजेपी के भी कई पार्टियां सहयोगी हैं, लेकिन अकेले बीजेपी बहुमत में है। तब सहयोगी 3-5 नहीं न बतिया पाएंगे। कैसा करो, नहीं तो सहयोग वापस ले लेंगे। अच्छा ले लो वापस, तुम्हारे वापस लेने से सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा कोई सरकार। क्लियर है बेटा? तो त्रिशंकु संसद तो बनी ही है बेटा, और उस समय देश बड़ा संकट में रहा।
उसी में चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बन गए। अरे बहती गंगा में सब हाथ धोए, देवगौड़ा सौड़ा ये वो, माने एक दो प्रधानमंत्री बने इस देश में, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। इंद्र कुमार गुजराल भी बन गए प्रधानमंत्री, बलिया वाले चंद्रशेखर सिंह बन गए प्रधानमंत्री। क्या वही भीड़ है, जुटा लिया भीड़ ने, कहा कि भाई यही रहेंगे प्रधानमंत्री, तो चलो रह गए वो भी। अभी त्रिशंकु संसद की स्थिति नहीं है पिछले चुनाव से। बीजेपी पूरे स्थान से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, इस बार भी बनाई है। 2024 में देखो आप लोगों का क्या आदेश होता है। आप लोग आदेश दोगे तो फिर बनाएंगे, नहीं तो जो होगा सो होगा। तो फैसला तो जनता का होता है ना बेटा। तो हमसे पूछना था ना बेटा, मुझे स्पष्ट आइडिया है। चले, हाँ, हेडिंग बनाइए, उसी में नीचे त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट। देखो बेटा एक बात सुनो, सभी लोगों से पहले दिन से बता रहे हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं आपसे बातचीत करने के लिए, है ना। खाली बात करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बातचीत करने के लिए खड़ा हूं। मैं भी कुछ बोलूंगा, आप भी कुछ बोलिए। ये लोकसभा है, लोकसभा की कार्रवाई देखा है टीवी पे कभी? हर बातचीत स्पीकर के माध्यम से ही होगी, डायरेक्ट कोई आपस में बात नहीं करेगा। पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा प्रश्नकाल में, जब किसी विपक्षी को किसी मंत्री से प्रश्न पूछना होता, जरा टीवी भी देख लिया करो 2-4 मिनट, तो सीधे मंत्री को मुंह करके नहीं बोलता, किधर देखता है? स्पीकर की ओर। वो कहता है कि अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन, बैठ जाएंगे। अब वो जो क्वेश्चन पूछे हैं तो वो समझ रहा है किसे उत्तर देना है मंत्री, तो खड़ा होगा, वो भी उनकी ओर नहीं देखेगा कि जो तो क्वेश्चन पूछे थे लो इसका उत्तर ये, ना ना, वो भी चेयर को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, उन्हीं का उत्तर बताएंगे। लेकिन किसको बताएंगे? अध्यक्ष को। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहां भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन होगा मेरे थ्रू होगा। कोई संकट है, कोई परेशानी है, आप मुझसे बात करो, है ना। हाँ, आप कहोगे सर इनसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछो, हम इनसे पूछ के दिखाएंगे, है ना। मैं इसीलिए हूं बेटा, मुझसे बात करिए। और जैसे, अच्छा आपने इनसे पूछा अभी, तो जवाब दिया संतोषजनक? बोलो। तब तक हमने बता ही दिया। अच्छा है, नहीं तो हमसे पूछ लिया करो बेटा, है ना। जब हम आत्मसमर्पण कर दे कि नहीं बेटा हमको नहीं पता, तब आपस में बातचीत करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया इसने, बच्चे ने। जब त्रिशंकु संसद होती है तो सरकार हमेशा गठबंधन की बनती है, बिल्कुल सही बताया। क्योंकि गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो सरकार बन ही नहीं पाएगी। 12-12, 13-13, अरे बनाते समय सब जुट जाते हैं, क्योंकि बहती गंगा में सबको हाथ धुलना है ना। तो फिर वो सरकार में शामिल हो जाएंगे, फिर कहेंगे एक मंत्रालय हमको भी दे दीजिए, फलाना मंत्री हमको भी बना दीजिए, यही सब बार्गेनिंग होती है, और कहाँ। वो समाज सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं? नहीं बेटा, सरकार पे दबाव बनाते हैं कि आपकी मदद करें, सरकार में शामिल हो जाएं, आपको बहुमत में ले आ दें। सरकार कहती भाई बड़ा एहसान, का कोई एहसान नहीं, 2 मंत्रालय मुझे दे दो, हम आपका सहयोग कर देंगे। बार्गेनिंग वाला गेम चलता है बेटा मोस्ट ऑफ दी। कोई क्यों किसी सरकार बनाएगा, बनवाएगा तो उसको कुछ चाहिए ना। मंत्री बना दो, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बेटा, यही सब खेल होता रहता है। इसीलिए सरकार वगैरह अस्थायी होती नहीं है बेटा। अच्छा, अभी वहां पे देखो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे की, क्या था? त्रिशंकु संसद ही तो थी। अरे जो वहां पे विधानमंडल था वो त्रिशंकु ही तो बना था। कहां किसी को स्पष्ट बहुमत मिला था? ना उद्धव ठाकरे को मिला था, ना एनसीपी को मिला था, ना कांग्रेस को मिला था। हाँ, सबसे बड़े दल के रूप में उद्धव ठाकरे थे, तो तीनों मिलकर सरकार बनाए ना। बोल नहीं रहे। तो वित्त मंत्री और गृह मंत्री बन गया एनसीपी वाला,
कांग्रेस के भी कई मंत्री बने और एनसीपी के ताबड़तोड़ जेल जाने लगे, उनके गृह मंत्री सब जेल जाने लगे। और तब तक शिंदे जी अपना बूढ़ा गणित कर ही दिए। एक नाथ शिंदे तो मुझे लगता आप देख ही रहे, सरकार गिर गई। तो वहां पे क्या था, गठबंधन की सरकार थी। तो जब आप स्पष्ट बहुमत में नहीं होगे तो हर हाल में सरकार गठबंधन की, गठबंधन को इंग्लिश में कहा जाता कोएलिशन गवर्नमेंट। क्या कहा जाता बेटा, कोएलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार। बिल्कुल सही पकड़ा, सही जवाब दिया था। इन्होंने ये कहा कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जवाब था, इससे अच्छा जवाब कोई हो ही नहीं सकता था, है ना। चलो क्या बताया बेटा, त्रिशंकु संसद हेडिंग बनाया है, लिखें। जब किसी पार्टी को निर्वाचन में, इलेक्शन में, जब किसी पार्टी को निर्वाचन में, इलेक्शन में स्पष्ट बहुमत न मिले तो, स्पष्ट बहुमत न मिले तो इसे त्रिशंकु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, त्रिशंकु संसद कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा। अब त्रिशंकु संसद बन गई, या ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की चीज है। जब त्रिशंकु संसद बन गई तो अब तो राष्ट्रपति की मर्जी कि किसको बुलाए प्रधानमंत्री बनने के, बोल नहीं रहे। अब उसको बुलाना चाहेगा जिसको लगेगा कि भाई ये बहुमत सिद्ध कर लेंगे, भाई उसी को ना बुलाएगा बेटा जिसको लगे कि भाई ये अपना इधर उधर से जोड़ घटा के बहुमत सिद्ध कर लेंगे। एक चीज बताइए, या ध्यान से सुनना, अभी राज्यों के बड़े चुनाव हुए थे, साल भर में कई राज्यों के चुनाव हुए। तो जो राष्ट्रपति की भूमिका केंद्र में होती है वही भूमिका राज्यपाल की राज्य में होती है। राज्यपाल का ड्रामा देखा आपने, राज्यों में राज्यपाल की नौटंकी देखा आपने। कहीं सबसे बड़े दल को बुला रहे थे, कहीं सबसे बड़े, जहां स्पष्ट बहुमत नहीं था वहां किसको बुला रहे थे, सबसे बड़े दल को, भाई आप आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। कहीं सबसे बड़े दल को ना बुला के छोटे दल को बुला रहे थे, कह रहे थे भाई कई लोगों का इनको समर्थन है। आपको आकाशवाणी हुई थी जब आपने नियम बना लिया था कि सबसे बड़े दल को, नेता को बुलाएंगे, वो चाहे बहुमत में रहे चाहे ना रहे, तो हर जगह आपको इसी नियम का पालन करना चाहिए ना। महाराष्ट्र में कुछ और, मध्य प्रदेश में कुछ और, उधर साउथ में कुछ और, क्योंकि राज्यपाल कहता है कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं खाली केंद्र की सुनता हूं, उधर से जो फोन आ जाएगा हम वही कर लेंगे। तो आपने, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं बेटा, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। जहां बीजेपी दूसरे नंबर पे होती थी, पहले नंबर कोई और पार्टी होता था, वहां राज्यपाल दूसरे नंबर की पार्टी को बुला लेता कि गठबंधन में इनके लोग जाते हैं। और जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती थी, भले बहुमत में ना हो, वहां राज्यपाल बीजेपी को बुला लेता था। ये ड्रामा आपने देखा होगा। तो क्या है, राज्यपाल की मर्जी, कोई कुछ कर सकता नहीं है। वो कह देगा हमको लग रहा था कि यही सही है तो हमने बुला लिया। जहां जहां बीजेपी, वही उनको सही लग रहा था। अब राष्ट्रपति क्या है बेटा, तो राज्यपाल की थोड़ी बहुत आलोचना हुई, टीवी से लेके हर जगह राज्यपाल की आलोचना हुई कि अपना एक तो नियम बना लिए होते आप कि भाई सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको बुला लेंगे, बहुमत रहे चाहे ना रहे तो अपना सिद्ध करें, ना कर पाएंगे तो जाएंगे, तो सरकार गिरेगी। लेकिन क्या हर जगह राज्यपाल ने इस नियम का प्रयोग किया? नहीं किया। मुझे लगता है इसीलिए तो राज्यपाल में प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि बेईमानी का काम करता, क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे। किसी के रहमो करम पे अपने पद पे बना हुआ है हाँ, रहमो करम पे है, और नाराज करोगे तो तुम्हारा राज्यपाल का पद जाएगा। क्या मलिक है ना एक जने, देखिए घूम घूम के टीवी पे भाषण दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, दे रहे हैं ना। केंद्र सरकार ने भगा दिया कि नहीं रहोगे, अब नाराज हैं, तरह तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, देखो सरकार की आलोचना खूब कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति की जरा बात सुनो। राष्ट्रपति बेटा बहुत मर्यादा वाला पद है, बहुत प्रतिष्ठा का पद है भारत में, और राष्ट्रपति के पद पे अमूमन उंगली उठती नहीं है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि यार जब हर जगह सोचने समझने का मौका हमको दिए नहीं कि हम सोच समझ के काम करें,
तो यहां भी हम सोच समझ के काम नहीं करेंगे। क्लियर है? उसने एकदम नियम बना रखा है और नियम बना के अपने ऑफिस के बाहर टांग दिया है कि त्रिशंकु संसद होगी तो हम यही करेंगे। तो समझ लो वहां भी उसने कह दिया कि हम जो करेंगे वो पहले से निर्धारित है, मेरे ऊपर बेईमानी का आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। उसने क्या नियम बनाए, जरा ध्यान से सुनना। कब? जब त्रिशंकु संसद हो जाए तो उसने पहला नियम ये बनाया है, यदि चुनाव के पहले कोई गठबंधन बना हो तो, यानी कोलिशन बना, कभी कभी आप देखते हैं ना कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, तो चुनाव के पहले अगर कोई गठबंधन बना हो और वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हो, चाहे उसके पास बहुमत हो और चाहे न हो, उसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। अरे बहुमत में रहेगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन तो तब है जब बहुमत में कोई नहीं है। तो राष्ट्रपति ने अपने ऑफिस के बाहर लिख के टांग रखा है, नहीं टांग नहीं रखा है, नियम बना लिया है। पहला ये कि चुनाव के पहले अगर कोई गठबंधन बना है और वो सबसे बड़े दल के रूप में गठबंधन उभरा है तो उसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। क्या बहुमत सिद्ध करिए। अगर वो नहीं करता कि नहीं कर पाएंगे तब सबसे बड़े दल के नेता को बुलाएगा। एक एक पार्टी में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को बुलाएगा। सुन रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? बोलना मत। वो भी अगर मना कर दे तो चुनाव के बाद गठबंधन के नेता को बुलाएगा। चुनाव के बाद गठबंधन अक्सर बन जाता है, तो चुनाव के बाद के गठबंधन के नेता को बुलाएगा कि आइए सरकार बनेगी। उसका एकदम फिक्स है बेटा, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि राष्ट्रपति बेईमानी कर रहा है, क्योंकि उसने बता दिया कि मुझे जो करना है वो यही मैं करूंगा। पहले से उसने घोषणा कर रखी है। राज्यपाल का कोई घोषणा नहीं होता, वो कहते मेरा जो मूड करेगा मैं वही कर दूंगा, और मूड उनका उधर से होता है निर्धारित। फोन आ जाएगा बुलाओ, वो तीसरे नंबर की पार्टी भले हो, कह देगा आइए मुझे लग रहा आप ही सरकार बना लेंगे। और आज की डेट में बेटा, आज की डेट में मैं एक अगर विधायक हूं अकेला निर्दल, और मुझे अगर राज्यपाल ने बुला लिया कि आइए सरकार बनाइए, मैं सरकार बना लूंगा, लिखा पढ़ी में। लो, अरे जैसे हमको बुलाएंगे कि आइए सरकार बनाइए, वैसे हम तमाम पार्टियों से बात करेंगे कि 15 मंत्री आपका, 15 मंत्री आपका, 30 मंत्री आपका, 20 मंत्री आपका, मैं रहूंगा मुख्यमंत्री, सब तैयार हो जाएंगे। ये तो दुनिया जानती है बेटा कि अगर किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे तो जोड़ तोड़ करके वो सरकार तो बना ही लेगी। अरे आज की डेट में कौन दोबारा चुनाव लड़ना चाहेगा भाई? चुनाव में कितना पैसा खर्चा होता है, चुनाव जीत के आए हैं लोग, ये लोग चाहेंगे दोबारा चुनाव हो? अरे वो चाहेंगे इधर उधर 3-5 करके सरकार बन जाए, हम भी कुछ बहती गंगा में हाथ धो लें। तो आज की स्थिति है कि एक आदमी को बुला दो वो भी सरकार बना दे, और जिसके 30, 40, 50 विधायक हो तो उनका तो पूछना ही नहीं है बेटा। तो लिख लो बेटा, स्पष्ट बहुमत ना हो तो लिख लिया बेटा, उसको क्या कहते हैं? त्रिशंकु संसद। लिखें, ऐसी दशा में राष्ट्रपति निम्न प्रक्रिया का पालन करता है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति निम्न प्रक्रिया का पालन करता है। ठीक है बेटा, तो 1, 2, 3 बेटा पॉइंट बना के लिखो, है ना। पहला, चुनाव के पूर्व बने गठबंधन, गठबंधन माने कोलिशन, चुनाव के पूर्व बने गठबंधन जो सबसे अधिक सीटें प्राप्त किया हो, जो सबसे अधिक क्या बेटा सीटें प्राप्त किया हो, उसे बुला लेगा। क्या करने के लिए? साथ में चाय वाय पीने के लिए? नहीं नहीं, सरकार बनाने के लिए उन्हें इनवाइट करेगा। एकदम स्पष्ट नियम बना लिया कि भैया चुनाव के पहले 3-4 पार्टी जो गठबंधन बनाई है, जैसे एक चीज बताओ, अभी आप बिहार में देखो,
तो 2-3 पार्टियां गठबंधन बनाने के मूड में है चुनाव के पहले, जैसे नीतीश जी और वो जो लालू यादव के सुपुत्र लोग हैं, ये पार्टियां एक साथ गठबंधन बनाने के मूड में है ना, तो ये चुनाव के पहले ही गठबंधन बना के लड़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन बना के चुनाव लड़ी थी ना, तो चुनाव के पहले ही गठबंधन बना था। अब ये दुखद रहा कि चुनाव के बाद गठबंधन टूट गया और कुछ नया गठबंधन बन गया, वो अलग चीज है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि चुनाव के पहले अगर कुछ पार्टियां मिलजुल के चुनाव लड़ रही हैं और उस पूरे गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिल गई, भले बहुमत ना मिला हो, उनको बुला लेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। यही मैंने पहली लाइन लिखा है। क्लियर हुआ बेटा? दूसरा, मैंने पहला विकल्प अगर फेल हो गया तब वो दूसरा विकल्प प्रयोग करेगा, है ना बेटा? सेंटेंस पूरा कर लो, सेंटेंस पूरा कर लीजिए। फिर से हम बोल दे रहे, बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है। चुनाव के पूर्व अगर कोई गठबंधन बना हो और सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हो, है ना बेटा? भाषा बदल गई होगी, घबराइएगा नहीं, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हो तो उसे प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाता। क्लियर है बेटा? ये पहला विकल्प प्रयोग करेगा। अगर उसका पहला विकल्प फेल हो गया, नहीं बना पाए सरकार, तब वो दूसरे विकल्प का प्रयोग करेगा। तो दूसरा विकल्प क्या है बेटा? लिखें, सबसे बड़े दल के नेता को। किसको बेटा? सबसे बड़े दल के नेता को, माने इंडिविजुअल पार्टी का जो सबसे बड़ी होगी उनको बुलाएगा। एकदम नियम है, राष्ट्रपति कभी बेईमानी नहीं करता, वो इसी नियम का पालन करता है। यह भी विकल्प अगर फेल हो गया, नहीं बन पाई सरकार, तो तीसरे विकल्प का प्रयोग करता है। तीसरा विकल्प लिखें, चुनाव के बाद बने गठबंधन के नेता को। चुनाव के बाद बने गठबंधन के नेता को जो सबसे बड़े दल के रूप में हो। तो अभी यहां बेईमानी की कहां जगह दिख रही है? वो पहले ही कह दिया है कि भैया यही हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति इस चरण के पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है कि जो जो इसने कहा यही करे, उसका जो मन करेगा करेगा। कहां संविधान में लिखा है? लेकिन राष्ट्रपति ने कह दिया कि मैं बेईमान आदमी नहीं हूं, ठीक है, मैं यही करूंगा जो न्याय संगत भी लग रहा है, ठीक भी लग रहा है। कि चुनाव के पहले अगर कोई गठबंधन बना है तो उनको बुला लेंगे, वो मना कर दें कि हम नहीं बना पाएंगे सरकार, तो फिर सबसे बड़े दल के नेता को बुलाएगा, वो भी मना कर दें नहीं बना पाएंगे, और चुनाव के बाद तो 100% गठबंधन बन ही जाएगा, जोड़ तोड़ हो ही जाएगा। फिर उसके नेता को बुलाएगा कि आइए सरकार बना लीजिए। क्लियर है बेटा? और इसमें कोई ना कोई सरकार बन जाएगी। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि मान लीजिए सर तीनों प्रकार से सरकार ना बनी तो? हो सकता है, संभावना तो है ही है। सरकार ना बनी तो ब्रह्मास्त्र, लोकसभा बंद, जाइए घर, फिर से होगा चुनाव। समझ पा रहे हो? अगर ये तीनों विकल्प फेल हो गया, वैसे फेल होगा नहीं किसी हालत में, क्योंकि कोई चुनाव है, एमपी तो चाहेगा ना बेटा 5 साल चुने गए यार, ऐसे कैसे घर चले जाए, फिर से चुनाव होगा। खेत वोत बेच के तो चुनाव लड़े थे, पता चला कि फिर खेत बेचना पड़े, तो जितना खेत बेचे उसका दुगुना खेत बना तो ले पहले। लो, चुनाव में इतना भयानक पैसा काहे खर्च करते हैं? समाज सेवा के लिए नहीं, चुनाव जीत के उसका 4 गुना 5 गुना जुटाएंगे। और मालूम नहीं, ऐसा कुछ यहां मैं बोल नहीं सकता ना बेटा, लेकिन एक चीज बताओ, इतना धुआंधार पैसा चुनाव में क्यों खर्च होता है? इसीलिए ना बेटा कि जब बन जाएंगे तो उतना क्या, उतना थोड़ी, उससे कई गुना निकालेंगे, इसीलिए ना होता है। फिर से चुनाव हो जाएगा बेटा, तो 10-20 करोड़ जो खर्चा हुआ वो तो मिट्टी में चला जाएगा ना। फिर एमपी साहब सड़क पे आके भीख मांगने की नौबत में आ जाएंगे। तो कोई सरकार वरकार बनाएंगे जरूर, लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए कि सरकार तीनों विकल्प से ना बन पाए तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। लोकसभा समाप्त, जाइए घर, आराम आराम करिए,
फिर से होगा चुनाव। क्लियर है बेटा? वही आम चुनाव फिर से हो जाएगा और जो भी स्थिति बनेगी वो देखा जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो लिख भी लो ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। लिखें, यदि तीनों ही विकल्प असफल हो जाए तो, यदि तीनों ही विकल्प क्या बेटा असफल हो जाए तो क्या करेगा बेटा? लोकसभा को भंग कर देगा। लोकसभा को क्या करेगा बेटा? भंग कर देगा। सहमत हैं? समझ में आया? कोई शक, कोई डाउट? बिल्कुल पूछ लीजिए, आपके सामने खड़े हैं। तो राष्ट्रपति ने बेटा इसीलिए कहा कि जब कहीं सोचने ही नहीं दिए तब यहां भी नहीं सोचेंगे, यहां वही करेंगे जो मैंने लिख दिया। जहां सोचना था वहां सोचने ही नहीं दिए, तो अब हर जगह उसने कह दिया कि मैं कहीं भी अपने बुद्धि से काम करूंगा नहीं, ताकि मेरे ऊपर राज्यपाल जैसा तोहमत न लग जाए कि भाई फलाना सरकार बना लिए होते तो फलाने को न बुला के ढमाका को बुला लिया। ये सब राष्ट्रपति के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कोई, क्योंकि वो ये सब करता नहीं है बेटा। बहुत स्पष्ट आप देखिए ना क्या विकल्प मैंने दिया, यही प्रयोग करेगा। कभी देख लेना आप 2024 में चुनाव हो, ऊपर वाला ना करे कि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, भाई मिल जाए, देश के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन बाई द वे अगर गड़बड़ हो गया तो आप देखना इसी विकल्प का प्रयोग करेगा जो मैंने बताया। तो आपको क्या लगता है चुनाव में कि त्रिशंकु संसद बनेगी? अरे अगला जो चुनाव 24 में होने वाला है, आपका क्या मन कह रहा है? ना ना, खूब मन कर रहा है भैया, झूठ मत बोलिए। अंदर से आवाज तो आ ही रही है कि यही होगा। अब मुझे नहीं लगता त्रिशंकु संसद बनेगी। मुझे लगता है कि एक बार जनता फिर मूड में है कि नहीं, देखो दो तरह से मूड में होते हैं। ये तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो गया कि एक बार फिर जीत रहे हैं चुनाव। परेशानी यह है ना बेटा कि कोई विकल्प ही नहीं है हमारे साथ। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास अगर कोई विकल्प होता प्रधानमंत्री के लिए तो लड़ाई थोड़ी भयानक होती। यहां तो विकल्प ही गायब हो गया, और गायब हुआ नहीं, पर पजली गायब किया गया। कैंपेन चला के, अभियान चला के, एन केन प्रकारेण सोशल मीडिया का प्रयोग करके कोशिश की गई कि जो हमारा कंपटीशनर हो वो गायब कर दिया जाए एरिना से। वो एरिना में नहीं है। कुल मिला के राहुल गांधी थे और सोशल मीडिया में इतनी बढ़िया छवि इनकी बन गई है, वो विकल्प ही खत्म। बीच में आई ममता बनर्जी का विकल्प, बड़ी अच्छी लीडर मानी जाती थी, तो उनके ऊपर भी घुमा फिरा के कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया, हमारे दिलों में दिमाग में असर कर गया कि ये भी किसी खास के समर्थक हैं। प्रोजेक्शन डाला गया ना आपके दिमाग में, और रही सही कसर पूरी हो गई जो धरपकड़ हुई है इधर 4-6 महीने में शिक्षक नियुक्ति में जो भयानक घोटाला हुआ, तो छवि बढ़िया बना दिया। अब इंतजार करें, अब कौन मैदान जंग में है? जोर से बोलो। कोई नहीं दिख रहा, और जो दिख गया नीतीश कुमार को मत समझना, ये कहीं दूर दूर तक एरिना में नहीं है, इनका कहीं अता पता नहीं है, ये बेवजह छटपटा रहा है। अब हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हैं, अगर कोई सपना देख रहा है तो देखे भाई, उसमें परेशानी क्या है, लेकिन अनावश्यक सपना भी देखना ठीक नहीं। वो कहीं एरिना में नहीं है, मुकाबला कर नहीं पाएंगे साहब से। साहब बहुत कलाकार हैं इनसे मुकाबला करने के लिए कलाकार ही होना चाहिए। इनसे भविष्य में मुकाबला करेगा सिर्फ एक आदमी जो इनसे बढ़ के भी कलाकार है, और वो है केजरीवाल। ठीक है, हाँ, जितने कलाकार ये लोग हैं इनसे 4 गुना कलाकार वो है, तो इसीलिए इसे बहुत घबरा रहे हैं सब लोग। अंदर खाने में बोल भले नहीं रहे हैं, लेकिन एक पार्टी इन्हीं से ज्यादा घबरा रही कि आने वाले दिनों में यही बन जाएगा विकल्प। अरे 2 प्रदेशों में सरकार बना ही लिया गिरते पड़ते, और झूठ बोलना, फरेब करना, इस सब का माहिर है वो। अरे वो इतना बड़ा कलाकार आदमी है। देखो 2 कारण है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। उसको ये लगता है
ये जो नेता वोता लोग हैं, इतने बड़े विद्वान लोग हैं, ये अगर जनता को मूर्ख बना सकते हैं तो मैं तो यूपीएससी क्वालिफाई किया हूँ, है ना। अरे भाई वो आईएएस का अधिकारी रहा है, बुद्धि की कमी है, बंदर की तरह से नचा दिया। पिक्चर आप देखते होंगे कि देखते देखते कोई मुख्यमंत्री बन जाता है। वो पिक्चर बना दिया दिल्ली में, देखते देखते मुख्यमंत्री बन गया। एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा करना, उसको पालना पोसना, उसको विकसित करना, फिर शासन में आना एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसने तो इस प्रक्रिया को चुटकियों में निपटा दिया। एक बूढ़े आदमी के कंधे पे रखा बंदूक और दाग दिया। अब बूढ़ा आदमी सन्न रह गया कि अरे मेरा प्रयोग तो कर लिया गया सिर्फ कंधे के रूप में भाई, लेकिन अब वो कहाँ है, कुछ पता है? अन्ना हजारे का नाम लेता है कभी उनका? नहीं तो रातों दिन मंच पे अन्ना हजारे के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद सब चल रहा था ना। अब खेल निकल गया, गेम हो गया, बाढ़ में जाओ दूध में मक्खी की तरह से। अब तो अन्ना हजारे भी कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे इसका। तो ऐसे कलाकारों के लिए राजनीति में बहुत स्कोप है, ठीक है, बहुत अवसर है। जो झूठ बोले, फ्रॉड बोले, कसम खाया था, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं कि कोई भी सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं करूंगा। कहा कुर्सी में ही दोष है, अंड बंड सुना ना, अभी वीडियो उसका दिखाई देता है। और कहा कि लोग इतने आलीशान घरों में क्यों रहते हैं, मीडिया वालों ने उनका घर भी दिखा दिया। ये सब झूठ बोला जाता है बेटा। नहीं, वो मैं उनको बुरा नहीं मानता, बाकी लोग झूठ बोल बोल के अपना काम कर ले रहे हैं, तो वो काहे ना झूठ बोले। वो कहता है सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिना बोले काम चलेगा नहीं तो, हाँ, तो पढ़ लिख के हम लोग तो बढ़िया झूठ बोलेंगे। चलो बेटा, हो गया। अगली हेडिंग बनाइए बेटा। तो ये राष्ट्रपति का हम लोगों ने पूरा बेटा पढ़ लिया, सारी शक्तियां पढ़ लिया। लास्ट में मुझे खटक रहा था कि कहीं राष्ट्रपति को अच्छा, ये सिविल सर्विसेज में कई दफा पूछा कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। वो दो स्थितियां, एक जब सरकार गिर जाए तो कार्यकारी जो प्रधानमंत्री बनते हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, उसमें कर सकता है। और दूसरा, जब एक हंग पार्लियामेंट बन जाए तब राष्ट्रपति अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा कहीं भी अपने बुद्धि से काम नहीं करेगा। आगे अगली हेडिंग बनाइए बेटा, उपराष्ट्रपति। थोड़ा पढ़ लिया जाए, बहुत छोटा सा है बेटा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज इसको निपटा दिया जाए, है ना। हेडिंग बनाइएगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल, वेरी गुड, 63। हो गया बेटा? तो अब थोड़ा सा बेटा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया, बिल्कुल लिया। अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन था, हम लोगों ने भी उपराष्ट्रपति पद का वर्णन अमेरिका से लिया। जिस प्रकार अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, वहां के संविधान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, वैसे ही भारत के भी संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं है, लिखा ही नहीं संविधान में क्या करेंगे उपराष्ट्रपति। तो वहां का जो उपराष्ट्रपति है वो वहां का उच्च सदन, अपर हाउस अमेरिका का, जिसको सीनेट कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। अरे जब कुछ काम नहीं है तो क्या करोगे? दिन भर टीवी का सीरियल देखोगे? अरे कुछ तो कुछ करो ना भाई। तो वो क्या करते हैं कि वहां का जो उच्च सदन है यानी सीनेट है, उसकी वो अध्यक्षता करते हैं। क्लियर है? उसी में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कोई काम नहीं होता। क्लियर बेटा? हाँ, काम ये उनको एक स्टेपनी के रूप में रखा गया है कि बाई द वे राष्ट्रपति कहीं न चले जाएं, न रहें, तो आप राष्ट्रपति के रूप में काम संभाल लीजिएगा। और आज की डेट में राष्ट्रपति ऐसे हैं कि 1 मिनट कहीं हिलते ही नहीं, और अगर हिलते हैं तो पूरा अपना लावा लश्कर लेके हिलते हैं कि उपराष्ट्रपति कहीं जरूरत ही नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब चलता है, बोलो बेटा, तो पूरा उसका कार्यालय चलता है साथ में, पूरा उसका कमांड साथ में चलता है, पूरा उसका कम्युनिकेशन सिस्टम साथ में चलता है। तो काहे के लिए किसी को चार्ज देगा? एयरफोर्स 1 से चलता है, और एयरफोर्स 1 तो उड़ता हुआ किला है उसका, और दुनिया की बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम, वहीं बैठे बैठे परमाणु बम दाग देगा जहाज में से।
तो चार्ज क्यों दे किसी को भाई? हाँ, आज से पहले जब कम्युनिकेशन वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं था, सेटेलाइट वगैरह का नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं था, तो वो जब कहीं विदेश यात्रा वगैरह पे जाता था तो चार्ज दे के जाता था, भाई मैं जा रहा हूँ और आप तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम संभालिएगा। अब तो ऐसी नौबत नहीं है ना बेटा। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति का पद हमने वहां से लिया। हमारे यहां भी उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। हमारे भी संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई काम लिखा ही नहीं है। तो ये भी बेचारा मजबूरी में वही करता है जो अमेरिका वाला राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति। ये भी राज्यसभा के यानी अपर हाउस के सभापति के रूप में काम करता है। तो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है। ये अवधारणा हमने कहां से लिया बेटा? अमेरिका के संविधान से लिया। क्लियर है? लिखो 2 लाइन। उपराष्ट्रपति के पद का, उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा कहां से बेटा? यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है बेटा? अवधारणा, कॉन्सेप्ट, उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा या कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया बेटा? यूएसए के संविधान से लिया गया। मतलब इसका क्या है कि अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन था, हम लोग जो अपना संविधान बना रहे थे तो वहीं के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया। क्लियर है बेटा? लिखें, जिस प्रकार अखिलेश, लग रहा सो गया क्या? जिस प्रकार अमेरिका का उपराष्ट्रपति संवैधानिक रूप से वहां के उच्च सदन अपर हाउस अर्थात सेनेट का सेनेट, अमेरिका की बात हो रही बेटा, अभी भारत की नहीं बात हो रही। जैसे वहां का राष्ट्रपति वहां के उच्च सदन अर्थात क्या बेटा? सेनेट का पदेन सभापति, पदेन माने एक्स ऑफिशियो, पदेन क्या बेटा? सभापति होता है। वैसे ही भारत का उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उच्च सदन अपर हाउस अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन, एक्स ऑफिशियो पदेन को कहा जाता है बेटा इंग्लिश में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हो गया बेटा? तो कुल मिला जुला के बेटा ये सोच हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान में भी उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है। अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति वहां के उच्च सदन की अध्यक्षता करता है, मेरा भी उपराष्ट्रपति हमारे देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। भाई अमेरिका में कल को आपसे पूछे कि अमेरिका में सेनेट का अध्यक्ष कौन है, तो आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। अब सही बताया है आपने, कमला हैरिस। तो जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा वही वहां सेनेट का अध्यक्ष होगा।
अभी बीच में चर्चा हो रही थी नैन्सी पेलोसी की, तो नैन्सी पेलोसी सीनेट की नहीं बेटा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष हैं, यानी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे वहां के निम्न सदन है। तो नैन्सी पेलोसी उसकी अध्यक्ष थी, वही चीन में गई थी। और चीन में मैं कह रहा हूँ ताइवान में, तो चीन ने मना किया कि ना आए यहाँ। तो अमेरिका बदमाश है ना, तो वो तो उस काम को जरूर करता है जब कोई मना करता है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना को बड़ा खराब लग रहा था कि भाई ताइवान में काहे कोई आएगा, ये हमारा इलाका है। तो अमेरिका ने कहा कि भेज रहे हैं अपने लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी निम्न सदन के अध्यक्ष को, नैन्सी पेलोसी को, और कुछ बना बिगाड़ सकते हो तो बना बिगाड़ के दिखाओ। चीन ने कहा कि देखिए हम मिसाइल उसाइल दाग देंगे, मार देंगे। हाँ, बड़ी धमकी आई थी कि अगर वो हमारे इलाके में, ताइवान को कहता है मेरा इलाका है, तो मेरे इलाके में बिना मर्जी के जबरदस्ती आओगे आप, मेरे घर में जबरदस्ती घुसोगे। अब तो वही हाल है, कहीं मेरे घर में वो वाला कमरा मेरा है। अरे घर मेरा है तो कमरा आपका कैसे हुआ भाई? तो अमेरिका यही तो कह रहा ना कि ताइवान आपका नहीं है, और लिखा पढ़ी में ताइवान और चीन एक है। यूट्यूब पे मेरा कोई वीडियो होगा, ढूंढ लेना, मुझे याद नहीं, अब तो 200 के करीब वीडियो हो गया, उसी में मैंने कहीं चर्चा की है, विस्तार से बात की है कि दोनों तो एक ही रहा, अलग रहा नहीं। और वन चाइना की नीति, अमेरिका ने ही कहा कि हम एक ही चाइना दोनों को मानते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन अभी बवाल हो गया। तो उसी को ध्यान में रख के चाइना ने कहा कि मत भेजिए किसी को हमारे इलाके में बिना हमारी मर्जी के। अमेरिका ने कहा कि भेज रहे हैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, और कुछ बना बिगाड़ सकते हो तो बना बिगाड़ लो। और चीन ने कहा कि मिसाइल उसाइल तान दिए हैं, और अगर कोई आया तो हम मार वार देंगे। कहा भेज रहे हैं, मार के दिखाओ, मारो, छू के दिखाओ। तो ये तो दादागिरी है ना भाई। और चीन तिलमिला के रह गया, कुछ नहीं कर पाया। नैन्सी पेलोसी आ गई ताइवान में, ड्रामा करके चली गई, अब हाथ मल के रह गया, अगल बगल बम वम दाग हो के। हाँ, देखा होगा आपने, ये युद्धाभ्यास, वो युद्धाभ्यास, यहाँ वो तो वही हाल है ना कि आपके पास राइफल है और पट्टीदार से झगड़ा हो गया, और आप धमका रहे हो कि गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। पट्टीदार के समर्थन में एक तगड़ा आदमी AK-47 लेके खड़ा है, तो आप क्या कह रहे हो? राइफल लेके पेड़ पे गोली चला रहे हैं, तो कभी इधर चला रहे हैं, कभी उधर चला रहे हैं। चलाओ, उस आदमी को जरा दाग के दिखाओ। यही तो हो रहा है ना बेटा, कि अमेरिका ताइवान के पीछे खड़ा है और चीन से कह रहा छू के दिखाओ। तो चीन कह रहा छू नहीं रहे, अगल बगल में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कभी यहाँ एक्सरसाइज हो रही है, कभी वहां एक्सरसाइज हो रही है, कहीं वहां नेवल एक्सरसाइज हो रही है ना चारों तरफ। लेकिन ताइवान को टच नहीं कर रहा है ना, बस अमेरिका वेट कर रहा है कि आप ताइवान को टच करके दिखाओ, और फिर हम आपको समझाते हैं। बवाल मचा हुआ है, चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। और वहां एक इलाका है बेटा, अब वहां से आपको नहीं दिखेगा, घर पे देखिएगा, ये एक दक्षिणी चीन सागर है, यहां जहां मैंने उंगली रखा हुआ है, ये इलाका, ठीक है। चीन कहता है कि मेरा इलाका है, यहां कोई पानी की जहाज वहाज नहीं जाएगी, जाएगी तो हमसे पूछ के जाएगी। अमेरिका अपना सारा युद्धपोत उधर ही से गुजारता रहता है। कहता तुम किस खेत की मूली हो जो तुमसे पूछे, और ये इलाका तुम्हारा कैसे है? अब ये तो वही हाल है ना बेटे, से गांव में देखते हो ना, इनसे झगड़ा वगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि देखिए ये हमारी जमीन, इधर से मत जाइएगा, उसी से जाएंगे। ये करने का क्या इरादा है कि कभी टोको होको तो यही मार पिटाई हो जाए? तो यही नहीं इरादा है कि जब हम कह रहे हैं कि देखिए ये जमीन हमारी है, इधर से मत आइए जाइए, रास्ता मत बनाइए, और एक आदमी है कि इधर उधर से जगह होते हुए भी उधर ही से जा रहा है जानबूझ के, सिर्फ इसलिए झगड़ा हो जाए। तो झगड़ा करने के पूरे मूड में है अमेरिका, उन इलाकों में पैंतरेबाजी कर रहा है जिन इलाकों को चीन कह रहा है कि मत कोई इधर आए। अपना 7वां बेड़ा लेके रोनाल्ड रीगन जो उसका वारसिफ है वो लेके वहां मौजूद है, और बस चीन से उम्मीद करा कि गलती से भी तुम्हारा एक आध बम आके इधर गिर जाए।
चारों तरफ तो प्रैक्टिस कर ही रहा है, और एक गलती ना बेटा युद्ध को भड़का देगी, भयानक स्थिति हो जाएगी। तो वो जो उपराष्ट्रपति वगैरह देखे, वो कमला हैरिस नहीं आई थी, वो नैन्सी पेलोसी आई थी। तो जैसे कमला हैरिस उच्च सदन की सभापति हैं, वैसे नैन्सी पेलोसी लोअर हाउस की सभापति हैं। खैर वो भी बहुत ताकतवर नेता है वहां की, वो आए। लेकिन मैं तो उस लेडी को दाद देता हूं बेटा, उस महिला की हिम्मत को दाद देता हूं, जबकि चाइना कह रहा है कि एरोप्लेन को हम मार देंगे, और उसके बाद भी एरोप्लेन में बैठ के आई। ठीक है, अमेरिका कह रहा था कोई छू के दिखा, छू ही देगा तो क्या कर लोगे, हम तो चले जाएंगे ना, चीन का जो मन करे वो कर लो। नहीं, देखो अमेरिका बेवजह बेटा उसकी हनक नहीं है, उसके ढेर सारे डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, एयर सर्विलांस सब एक्टिव थे, F-35 पेट्रोलिंग कर रहे थे, F-16 साथ साथ उड़ान भर रहे थे। ऐसे छू दोगे? तब न बैठ के आई। अमेरिका ने समझा घबराइए मत मैडम, एकदम आपका जहाज सुरक्षित है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तमाम F-35 उसकी पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक पक्षी भी उड़ान भर देगा जहाज की ओर, तुरंत ट्रैप करके मार गिराएंगे। तो ऐसे मिसाइल कैसे दाग दोगे? तभी ना कोई आएगा बेटा, नहीं तो डर के मारे तो मैं तो नहीं जाता। चले आगे बढ़े। ये तय हो गया बेटा कि ये उदाहरण हमने कहां से लिया बेटा? अमेरिका के संविधान से लिया। तो सारा सारा सिनेरियो अमेरिका वाला है। क्लियर बेटा? अब लिखें निर्वाचन, एक छोटी सी हेडिंग बना लें, निर्वाचन, इलेक्शन। आखिर उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होता होगा ना बेटा, तो कैसे होता होगा? तो अनुच्छेद दिमाग में है बेटा, लिख ले आर्टिकल 6(6) ब्रैकेट में, हाँ लिखें। मूल संविधान में यह प्रावधान था कि, मूल संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का क्या बेटा? निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक में बहुमत से होता था। समझ पा रहे बेटा? लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक माने दोनों को एक साथ बैठा लिया जाता था और बहुमत से चुन लिया जाता था। किसे? उपराष्ट्रपति को। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख था आर्टिकल 6(6) में, लेकिन इसे संशोधित कर दिया गया। आज की डेट में यह प्रणाली नहीं है, तो आगे लिखना पड़ेगा बेटा। 11वें संविधान संशोधन, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 11वें संविधान संशोधन वर्ष बेटा, वर्ष भी लिखना पड़ेगा ना। ये संशोधन कब हुआ? 1961। 11वां संविधान संशोधन कब बेटा? 1961 के द्वारा यह प्रावधान बनाया गया कि दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा, सदन माने हाउस बेटा, है ना? दोनों सदन पृथक पृथक अलग अलग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। अलग अलग उपराष्ट्रपति का मतलब समझ पाए? लोकसभा अलग से चुनेगी, राज्यसभा अलग से चुनेगी। हाँ, इसमें एक मजेदार बात है जो आपको जानना चाहिए। आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो एक नोट बना के जरूर लिख लो बेटा, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा मामला है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लिखें उपराष्ट्रपति
के निर्वाचन में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना बेटा। इसको मैंने क्यों लिखाया? क्योंकि आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते तो हो सकता है आपका दिमाग इधर भी चल जाए। दिमाग ठीक करिए। यहां वो भाग लेते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बेटा, पद से हटाने का प्रावधान। अखिलेश, जरा एक गिलास पानी देना बेटा। पद से हटाने का प्रावधान। अरे भाई, उपराष्ट्रपति को भी पदों से हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता था। कैसे? मानहानि से। अरे मानहानि कह रहे, महाभियोग से। तो उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है क्या महाभियोग से? नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया दी गई, वही प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लिखें बेटा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। हाँ बेटा, बहुत गर्मी है आज। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव मात्र राज्यसभा में आएगा। कहां आएगा बेटा? ये ध्यान रखना, लोकसभा से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन लेना देना होगा, अभी हम बताएंगे। राज्यसभा में आएगा। लेकिन कहा गया कि हटाने का प्रस्ताव जिस दिन प्रस्तुत होगा उसके कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता देना आवश्यक है। यानी उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है। लेकिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कम से कम 14 दिन पहले कम से कम कितना बेटा? 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। क्लियर हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में आएगा। क्लियर? दूसरी शर्त कि जब भी उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आप लाएंगे उसके कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित कर देंगे, तो भाई फलाने तारीख को आपके विरुद्ध महाभियोग आएगा। महाभियोग शब्द नहीं प्रयोग है, मतलब हटाने का प्रस्ताव आएगा। अब हटाएंगे कैसे, वो जरा सुन लें। राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो उपस्थित हैं, वो बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दें कि हाँ भाई उपराष्ट्रपति को हम हटाना चाहते हैं और लोकसभा को उस पर आपत्ति ना हो, यानी लोकसभा की सहमति हो कि हाँ भाई ठीक है, यानी वो कुछ सांस ही न ले तो समझ लो ठीक है, और अगर वो आपत्ति कर दिए तो इसका मतलब वो सहमत नहीं है। इसमें यही कहा गया कि राज्यसभा बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा इसके लिए सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। लिख लो, ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा बहुमत से पारित कर उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। ठीक है बेटा? उसी में आगे एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। लोकसभा इस पर सहमत हो। मतदान नहीं होगा बेटा,
लेकिन ये कि लोकसभा इसमें आपत्ति दर्ज ना कराए, लोकसभा इसके लिए सहमत हो। क्लियर है बेटा? बोल नहीं रहे हैं। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटा दिया, तो नया उपराष्ट्रपति चाहिए ना, कितने दिनों के अंदर? 9। नहीं, रिस्क मत लीजिए, धोखा हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए तो 6 महीने बताया गया है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है संविधान में। सिर्फ ये कहा गया है कि जब पद रिक्त हो जाएगा तो यथाशीघ्र, माने जितना जल्दी हो सके, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए, कोई समय सीमा नहीं देगा। एक नोट बना के लिख लो बेटा, पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र माने जल्दी से जल्दी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या बेटा? कराया जाए। समय सीमा नहीं दी गई है, समय सीमा नहीं दी गई है। क्लियर है? समझ पाए? अच्छा, अब जरा लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्य, बस छोटी सी हेडिंग बनाइए खाली, कार्य। इनका कोई काम वाम तो होगा ना बेटा? हाँ, तो थोड़ा काम लिख लिया जाए। इनका 2 काम होता है। सुन लो बेटा, 5-10 मिनट और थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त करो, गर्मी है। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं, हम शुरू से बोल रहे हैं। संविधान में लिखा ही नहीं है, इनका कोई काम ही नहीं है। और काम नहीं तो वेतन नहीं। अरे किस बात का वेतन भैया? काम करो तो तनख्वाह लो। तो उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता ही नहीं है। ये बड़ा श्रापित पद है बेटा, ये हमेशा दूसरे का ही वेतन लेता रहता है, इसको अपनी नौकरी का वेतन कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अपना कोई काम ही नहीं है, तो वेतन किस बात का? तो वो क्या करेगा? यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। बोल नहीं रहे हैं। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति वाली तनख्वाह लेगा। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रपति को हिलते नहीं कि मेरी तनख्वाह ना ले ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो सामान्य रूप से वो क्या करते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। यानी जो हम लोगों का अपर हाउस है उसकी अध्यक्षता वो करते हैं, चेयरपर्सन रहते हैं। तो जो भी उनको सैलरी दी जाती है वो राज्यसभा के सभापति के नाते दी जाती है। क्लियर है? राष्ट्रपति के रूप में ना उनका काम ना उनका वेतन। लिख लें, कार्य बेटा लिख लें। राज्यसभा के सभापति के रूप में चेयरपर्सन के रूप में, राज्यसभा के क्या बेटा? सभापति के रूप में। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या बेटा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है बेटा? बोलो बेटा, कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है ना? आगे लिखें, एक नोट बना लें। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है। किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है।
हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है। हो गया बेटा? तो आज की क्लास यही समाप्त कर रहे हैं बेटा, कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे।